तो अब तक हमने जो पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर, अब हम पढ़ेंगे सम्मिश्र फलन। इसके बारे में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन सम्मिश्र फलन, इसके बारे में स्टडी करें। जैसे इसको अपन यहाँ पर इस तरह से डिनोट करते हैं, W = f(z) बराबर u x y आएगा v। W = f(z), f(z) क्या है? u और v का फलन है। z x y का फंक्शन है और f(z) क्या है? u और v का फलन। u v जो क्या है? x y के फलन। यहाँ पर z स्वतंत्र चर तथा w परतक। w का मान z के मान पे डिपेंड करता है, जो z का मान होगा उसमें। अब फलन क्या होता है कि एक मानी होते हैं, कई बहुमानी होते हैं। जैसे z के भिन्न भिन्न मानों के लिए, अलग अलग मानों के लिए f(z) का एक मान के लिए अलग मान आ रहा है, एक मान दूसरे मान के लिए दूसरा, तीसरे मान के लिए तीसरा, अलग अलग मान है। f(z) के अलग अलग भिन्न भिन्न मान प्राप्त है। प्राप्त हो तो f(z) एक मानी सिंगल वैल्यू फंक्शन, एक मानी सिंगल वैल्यू फंक्शन फलन। यदि z के अलग अलग मानों के लिए f(z) के भी अलग अलग मान होते हैं एक, तो फिर वो क्या होगा? सिंगल वैल्यू फंक्शन। जो इसके नाम से पता चल रहा है, एक मान, एक के लिए एक मान। यदि z के एक या सभी मानों के f(z) के दो या अधिक मान प्राप्त हैं, तो f(z) बहुमानी फलन मल्टी वैल्यू फंक्शन मल्टी वैल्यू फंक्शन कहलाता है। इस z का एक मान रखें और f(z) के दो या ज्यादा मान आए तो क्या कहलाएंगे? मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहलाएंगे। बहुमानी फलन अक्सर क्या होता है? बहुमानी फलन एक मानी फलन होता है। संग्रह कलेक्शन बहुमानी फलन क्या है? एक मानी फलन होता है, उनका सिलेक्शन कलेक्शन होता है। सभी बहुत सारे एक मानी फलन मिलकर बहुमानी फलन कहलाते हैं। और एक मानी फलनों को शाखा फलन, ब्रांच फंक्शन सभी जो एक मानी फलन होते हैं, जो मिलकर बहुमानी फलन बनाते हैं, ये मिलकर क्या कहलाते हैं? शाखा फलन, ब्रांच फंक्शन कहलाते हैं। शाखा फलनों का कोई निर्दिष्ट स्पेशल मान, शाखा फलनों का विशिष्ट मान, कोई एक मान होता है जिससे दूसरे मान प्राप्त कर सकते हैं। की पॉइंट, की जो वैल्यू होती है इसकी, विशिष्ट मान मुख्य शाखा फलन है।
प्रिंसिपल ब्रांच फंक्शन, मुख्य शाखा फलन कहलाता है, प्रिंसिपल ब्रांच फंक्शन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर, तो जैसे मान लिया अपन ने यहाँ पर एफ जेड बराबर स्क्वायर दिया, एफ टू का मान निकालना है, एफ टू कितना जाएगा, टू स्क्वायर बराबर 4, तो टू के लिए एक मान प्राप्त हुआ, जेड के एक मान के लिए एफ जेड का एक मान प्राप्त हुआ, ठीक है एक मान। अब यदि एफ जेड बराबर जेड की पावर हाफ है, F4 अगर यहाँ रखें, 4 यहाँ रखा, 4 के रूट लिया, कितना गया 10। एक मान के लिए z के एक मान के लिए f z के दो मान प्राप्त हो रहे, तीसरा है z के एक मान के लिए f z का एक मान प्राप्त होता है एकमानी फलन, z के एक मान के लिए f z के दो या अधिक मान प्राप्त होते हैं तो बहुमानी फलन कहलाता है। और ये जो अलग अलग है +2 और -2, इसकी क्या है, ब्रांचेस, ब्रांच फलन, ब्रांचेस शाखा, +2 और -2 इसकी शाखा है। अब हम इसके यहाँ लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करेंगे, फंक्शन फलन के सीमा, उसका सामतत्व और अवकल। तो फलन की सीमा, वैसे ही है जैसे अपन ने उसमें पढ़ा है रियल एनालिसिस के अंदर वास्तविक मान फलनों की सीमा पढ़ी है, वैसे के वैसे इसमें भी है। तो यहाँ पर वहाँ पर एफ यूज करते हैं ना रियल फंक्शन, यहाँ पर अपन सम्मिश्र फलन संख्या यूज करेंगे एफ जेड। तो फलन एफ जेड z0 पर बिंदु है, सीमा L O, यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ये स्विच है, स्विच होता है एप्सिलॉन और बहुत ही कम वैल्यू होती है, छोटी होती है, बहुत न्यून वैल्यू होती है, बहुत कम होती है। पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 से एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0, ये एप्सिलॉन पर निर्भर करता है इसकी वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन पर निर्भर करती है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा एक इसकी वैल्यू अपन मान सकते हैं, एक से कम लेस इक्वल टू 1, एक इसकी मैक्सिमम वैल्यू मान सकते हैं एप्सिलॉन पर के लिए। डेल्टा ग्रेटर देन 0 होगा कि मॉड ऑफ एफ जेड माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन और मॉड जेड माइनस जेड 0 लेस देन 8, मॉड एफ जेड माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर मॉड जेड माइनस जेड 0 लेस देन डेल्टा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है लिमिट z टेंड्स टू z0, z0 टू z0, z टेंड्स टू z0 पर f z का मान l के बराबर है, ना और तो लिमिट जो z टेंड्स टू z0 है, f z इसके बराबर है, इसकी सीमा यहाँ पर होगी। एप्सिलॉन बॉय की पॉजिटिव नंबर है, छोटी संख्या है, बहुत छोटी संख्या है, डेल्टा हमेशा एप्सिलॉन पर निर्भर करेगा। ये इसकी डेफिनेशन है। अगर यहाँ है कि इस डेफिनेशन को यूज करो तो अपन यहाँ पर इस तरह कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन में, ये यहाँ पर देखते हैं। मान लिया एफ जेड ये देखा जेड स्क्वायर, जेड तो अपने को बताया लिमिट z टेंड्स टू आइटा एफ जेड बराबर -1, ये अपने को यहाँ देखना है अपने को कि इसकी लिमिट -1, z टेंड्स टू आइटा एफ जेड की लिमिट -1 क्या हो जाएगा आइटा स्क्वायर। वहाँ पर अपन इसकी डेफिनेशन यूज करते हुए मॉड एफ जेड z टेंड्स टू z0, ये क्या है z0 है, तो अपनी डेफिनेशन क्या थी एफ जेड
माइनस एल, ये एल है, एल, चाहे ये लोगो चाहे ये, क्या थी डेफिनेशन? एफ जेड माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर जेड माइनस जेड जीरो लेस देन डेल्टा। जेड जीरो की जगह ये रख दोगे आप आइटा, फॉर जेड माइनस आइटा, जेड माइनस आइटा की वैल्यू होनी चाहिए लेस देन डेल्टा, और एफ जेड कितना है? जेड स्क्वायर माइनस एल आइटा स्क्वायर, जेड माइनस जेड जीरो माइनस, तो माइनस माइनस एल ये है, या इसको यहाँ पे यूं भी लिख सकते हो आइटा स्क्वायर, माइनस में निकाल लो आइटा स्क्वायर, यूं भी लिख सकते हो आइटा स्क्वायर, ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए इसका मान। तो इसका मान निकालना है अगर अपन इसको यूज करते हुए, ये अपने पास ये कंडीशन दे रखी है, ये वाली कंडीशन, इसको देखते हुए एप्सिलॉन की वैल्यू निकालनी है अपने को, यहाँ पर एप्सिलॉन फाइंड करना। जेड स्क्वायर माइनस इसको लिख दिया अपन ने, जेड माइनस आइटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस मॉड जेड वन जेड टू इज इक्वल टू मॉड जेड वन मॉड जेड टू, मॉड जेड वन जेड टू इज इक्वल टू मॉड जेड वन मॉड जेड टू। यहाँ से अब ये वाली टर्म यूज करेंगे, इसको अपन यहाँ पर ये जो रिलेशन दे रखा है इसको यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जेड माइनस आइटा की जगह क्या है? लेस देन डेल्टा, लेस देन मॉड जेड माइनस आइटा, डेल्टा। यहाँ इसको फिर अपन यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ पर ये जो दे रखा है इसी को डेल्टा, इसको यहाँ कर दिया अपन ने, और जेड माइनस आइटा किसके बराबर है? लेस देन डेल्टा के लिए, तो यहाँ कर दिया जेड माइनस आइटा, ये जेड प्लस आइटा है। अब यहाँ पे क्या करा, इसको करा वापस जेड माइनस आइटा प्लस टू आइटा, ये लिख दिया इसको, जेड प्लस आइटा को लिख दिया जेड, क्योंकि ये अपने पास जो रिलेशन ये देगा यहाँ इसको यूज करेंगे। अब यहाँ पर अपन यहाँ पे देखें लेस देन डेल्टा मॉड जेड प्लस आइटा मॉड लेस देन, क्योंकि क्या होता है मॉड जेड वन प्लस जेड टू लेस इक्वल टू मॉड जेड वन प्लस मॉड आइटा पर मैं बताया था मॉड आइटा बराबर वन, ये वन के बराबर हो गया। डेल्टा की वैल्यू जो है, डेल्टा क्या है? जीरो लेस इक्वल टू डेल्टा लेस देन लेस इक्वल टू, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यू डेल्टा मैक्सिमम क्या होगा? 1 से। अगर हम इसको कंपेयर करें, ये लिखा हुआ है लेस देन डेल्टा, यहाँ पे 1 कर दो प्लस 2, मॉड आइटा 1 है, डेल्टा की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या हो सकती है? तो इससे ये संख्या बड़ी होगी, ये इससे छोटा, तो कितना होगा? लेस देन 3 डेल्टा। तो मॉड जेड स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर, माइनस आइटा स्क्वायर होगा प्लस 1 माइनस आइटा स्क्वायर लेस देन 3 डेल्टा। अब डेल्टा बराबर एप्सिलॉन बाई 3, क्योंकि डेल्टा का मान किस पे डिपेंड करता है? एप्सिलॉन पे, एप्सिलॉन पे डेल्टा का मान डिपेंड करता है एप्सिलॉन बाई 3 के लिए। मॉड जेड स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर लेस देन क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन। जहां पर कंडीशन क्या दे रखी थी? मॉड जेड माइनस आइटा, तो मॉड एफ जेड माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन और जेड माइनस ए लेस देन डेल्टा। इसका मतलब है लिमिट जेड स्क्वायर आइटा स्क्वायर माइनस, ये इसकी सीमा, जेड स्क्वायर की सीमा माइनस। तो यहाँ इस तरह से ये अपन यहाँ पर यूज करेंगे, एप्सिलॉन और डेल्टा एक दूसरे से रिलेटेड है, डेल्टा का मान यहाँ पर इस पर डिपेंड करता है। कंटिन्यूटी सातत्य, लिमिट कंटिन्यूटी, जैसे हमने उसमें पढ़ा है लिमिट से आगे फलन एफ जेड है, एफ जेड जेड इज इक्वल टू जेड जीरो सतत होगा,
होते एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 विद्यमान है mod of fz minus fz0 less than xi for mod z minus z0 less than del। वैसे ही जैसे इसमें बताया लिमिट में z इक्वल टू z0 का फंक्शन सतत होगा जहाँ पर प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई भी बहुत छोटी संख्या है डेल्टा ग्रेटर देन 0 जो एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है होगा कि fz माइनस fz0 लेस देन एप्सिलॉन। और इसको अपन लिख सकते हैं लिमिट z टेंड्स टू z0 fz0 क्या है फंक्शन जो पॉइंट दे रखा है z0 जो पॉइंट दिया हुआ है फंक्शन का मान जो अगर लिमिट लगाते हैं जब z0 की अग्रसर होता है तो fz का मान क्या है fz0 की तरफ अग्रसर होता है। इसका मतलब ये है इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी राइट हैंड कंटिन्यूटी दोनों किसके बराबर आनी चाहिए fz0 के बराबर आनी चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो फलन सतत नहीं होगा किसी भी बिंदु पे। जैसे अभी अपन ने पिछला वाला क्वेश्चन ही देखा है जैसे अभी अपन ने ये वाला क्वेश्चन किया था fz बराबर z स्क्वायर z डज नॉट इक्वल टू i था और 0 z इज इक्वल टू i z इज इक्वल टू z0 ये जो है ये क्या है z0 है फंक्शन। इसका मतलब ये है लिमिट z टेंड्स टू z0 fz बराबर क्या होना चाहिए fz0 के बराबर होना चाहिए नहीं तो फलन सतत नहीं। fz0 यहाँ पे क्या है fz0 का मतलब है f आइटा ये किसके बराबर अगर लिमिट z टेंड्स टू लिमिट z टेंड्स टू z0 fz क्या है z स्क्वायर ये fz0 अगर ये 0 आता है तब तो ये क्या है सतत हो जाएगा नहीं आता है तो सतत नहीं होगा। अगर किसी बिंदु में फलन सतत नहीं है तो क्या होगा असंतत बिंदु होगा या सांतत होगा असंतत। तो लिमिट अगर लगाते हैं z टेंड्स टू ये कितना हो गया माइनस डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब f। इसका मतलब फलन जो है z इक्वल टू आइटा पर सतत। यहाँ हम जो कॉम्प्लेक्स है उसमें आगे ये डिस्कस करेंगे कि फलन किसी भी वक्र के निर्देश शून्य की ओर अग्रसर हो या तो फलन का मान fz0 के बराबर आना चाहिए। यहाँ पर अब हम आते हैं विश्लेषित फलन अवकलनीयता जो मेन वो है डिफरेंशिएबिलिटी अवकल विश्लेषित फलन में इसका बहुत यूज होगा। मेन की टर्म है उसकी की टर्म है फलन f z जैसे अपन ने इसमें किया फलन f z z इज इक्वल टू z0 किसी प्रांत d में z इज इक्वल टू z0 अवकलनीय होगा। यदि लिमिट del z tends to 0 f z0 plus del z minus f z0 upon del z परिमित रूप से विद्यमान परिमित रूप से विद्यमान हो फाइनाइटली एग्जिस्ट करें इसका मतलब परिमित और अद्वितीय हो। इसको अपन यहाँ पर इसको कहते हैं f डैश z0 द्वारा इसको डिनोट करते हैं। तो अपन बोलते हैं f डैश z0 लिमिट del z टेंड्स टू 0 f z0 प्लस del z माइनस f z0 अपॉन del z ये फाइनाइट और यूनिक होनी चाहिए। फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए एग्जिस्ट करने का मतलब यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। इसका मतलब ये है या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि f डैश z0 का मान del z के किसी भी पथ के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर
होने पर निर्भर नहीं करता है। डेल जेड किसी भी वक्र के अंदर शून्य के वक्र से फलन का मान क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, अपन यूं कह सकते हैं पथ पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब ये है, अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि डेल जेड किसी भी वक्र के अंदर शून्य की ओर अग्रसर तो एफ जेड का मान समान रहता है, एक ही रहता है, चेंज नहीं होता। समान मतलब है बदलता नहीं, इसका मान सभी समान। तो डेल जेड किसी वक्र के अंदर शून्य के अग्रसर हो तो फलन का मान समान हो तो ये क्या कहलाएगा, फलन अवकलनीय कहलाएगा। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, एफ डैश जेड, एफ डैश जेड जीरो, और सेकंड डेफिनेशन यूं भी हो सकती है, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस परिमित रूप से जीरो। एफ डैश जेड जीरो इक्वल लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो। जैसे अपन ने अभी सतत की पढ़ी, सतत की भी पहले वाली तरीके से हम लिख सकते हैं, डेल जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड प्लस डेल जेड इज इक्वल टू एफ जेड। यहाँ अगर मूल बिंदु पे एफ जेड जीरो, जेड जीरो की जगह जीरो, तो लिमिट इसको ये भी लिख सकता है, जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड। अगर मूल बिंदु पूछता है तो z टेंड्स टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड माइनस जेड। जैसे एफ जेड बराबर जेड रेज एन एनी नेचुरल नंबर है, 2 3 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर। तो अपन यहाँ पे डेफिनेशन यूज करते हैं एफ जेड प्लस जेड डेल जेड एफ डैश जेड की। यहाँ पर एफ जेड ये है, एफ जेड प्लस डेल जेड किसके बराबर होगा, जेड प्लस डेल जेड की पावर। तो एफ डैश जेड लिमिट डेल जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड डेल जेड। अगर ये परिमित रूप से विद्यमान है, एक वैल्यू के लिए एक वैल्यू आ रही है इसकी, एक मानी फलन, तो ये अपन अवकलनीय हो जाएगा। ये देखते हैं, ये यूज करेंगे अपन, लिमिट डेल जेड टेंड्स टू जीरो जेड प्लस डेल जेड, ये क्या है, जेड प्लस डेल जेड की पावर एन माइनस एफ जेड जेड की पावर एन अपॉन डेल जेड। यहाँ पर अपन ने फॉर्मूला लगा दिया x प्लस ए की पावर n बाइनोमियल एक्सपेंशन, लिमिट डेल जेड टेंड्स टू जीरो z की पावर n प्लस n c1 z की पावर n माइनस वन क्योंकि डेल जेड n c2 z की पावर n माइनस टू डेल जेड का होल स्क्वायर प्लस n cn1 डेल जेड की पावर n माइनस z रेज n ये z पावर n से s। अब यहाँ पे इसको अपन ने सिंप्लीफाई किया, लिमिट डेल z टेंड्स टू जीरो n c1 n, और यहाँ देखते हैं अपन डेल z सब में से कॉमन आ रहा है, यहाँ से डेल z कॉमन ले लिया, n c1 तो क्या n z की पावर n माइनस वन प्लस n c2 n माइनस वन
फैक्टोरियल 2 z की पावर n माइनस 2, ये z स्क्वायर है, एक बाहर ले लिया, एक यहाँ बचे, एक यहाँ से बाहर चला गया इस तरह से, ये z की पावर n माइनस 1 इससे अब लिमिट लगा दी, लिमिट डेल z टेंड्स टू 0, तो ये डेल z जहाँ से आ रहा है ये सभी टर्म 0 हो जाएंगी, ये सारी टर्म 0 हो जाएंगी, केवल क्या बचेगा, ये वाली टर्म बचेगी यहाँ पर, लिमिट लगाने से केवल ये टर्म बचेगी n z की पावर n माइनस, फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइटली एग्जिस्ट हो रही है और ये इसका मतलब fz जो है z रीजन और कर देंगे, यहाँ हम देखेंगे कोई फलन अगर अवकलनीय है जैसे ये है तो वो सतत तो होगा, अगर फलन सतत और पूछता है कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो पहले आप देख लो कंटिन्यूअस, अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो हो गई, बस अवकलनीय है तो सतत तो वो हो गई, परंतु विलोम सत्य नहीं है। यहाँ इसको भी देखते हैं तुरंत, ये देखते हैं, यहाँ तुरंत करते हैं, सम्मिश्र प्रांत में यदि फलन f(z) अवकलनीय है किसी बिंदु पर, तो वह सतत होगा, परंतु विलोम सत्य नहीं है। ना इसका हम निकाले हैं, देखिए इसका प्रूफ, सॉल्यूशन, सम्मिश्र प्रांत में यदि f(z) अवकलनीय है तो वो सतत होगा, परंतु उसका विलोम सत्य नहीं है। सत्य का मतलब कंटिन्यूअस होगा, जरूरी वो अवकलनीय हो या नहीं, अवकलनीय सतत तो वही होगा, कंटिन्यूअस तो वही होगा। तो अपन यहाँ इसकी डेफिनेशन यूज करेंगे, दोनों की डेफिनेशन क्या क्या है। पहले अपन ने यहाँ मान लिया f(z) बिंदु z बराबर z0 पर अवकलनीय, तो इसकी डेफिनेशन लगा दी। अवकलनीय में क्या होगा, लिमिट f(z) लिमिट z टेंड्स टू z0 f(z) माइनस f(z0) अपॉन z माइनस z0, और ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइटली। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, अपन ने माना है कि फलन f(z) अवकलनीय है, तब ये दिया हुआ है अपने को, अब ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, ये तो अपने को पता है कि ये जो चीज़ है ये फाइनाइट और यूनिट है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है अपने को, यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, f(z) z इक्वल टू z0 पर सतत है। इसका मतलब क्या बताना है अपने को, लिमिट z टेंड्स टू z0 f(z) बराबर, ये प्रूफ करना, लिमिट z टेंड्स टू z0 f(z) बराबर f(z)g, ये दिया हुआ है, ये सिद्ध करना। देखते हैं तो पहले अगर अपन यहाँ ये देखें f(z) माइनस f(z0) को अपन कैसे लिख सकते हैं, f(z) माइनस f(0) को अपन ये इस तरह लिख सकते हैं, f(z) माइनस f(z0) अपॉन z माइनस z0 इंटू z माइनस, सेम नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ लिमिट लगा दी, z टेंड्स टू z, लिमिट z टेंड्स टू z0 f(z) माइनस f(z)
z0 अपॉन z माइनस z0 इंटू z लिमिट a इंटू b लिमिट a इंटू लिमिट b वाली इक्वेशन। यहाँ पर लिमिट इसको कर सकते हैं अपन लिमिट z टेंड्स टू z0 fz माइनस ये fz0 है, यहाँ पे z है नहीं, इस लिमिट का कोई मतलब नहीं है, इसको आप सीधे लिख सकते हैं fz0। ये किसके बराबर है? लिमिट z टेंड्स टू z0 fz माइनस fz0 अपॉन z माइनस z0 किसके बराबर है? f डैश z0 इंटू z टेंड्स टू z0 किसके बराबर है? 0 के। क्या गया? लिमिट z टेंड्स टू z0 fz बराबर f। ये प्रूव करना था, इसका मतलब fz z इक्वल टू z0 पर सतत कंटिन्यूस। तो अपन ने माना था फलन f0 पर अवकलनीय है, z इक्वल टू z0 पर, तो अपन ने अब क्या प्रूव कर दिया? फलन इस पर सतत, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, जो अपोजिट है डज नॉट एग्जिस्ट। जरूरी हो भी सकता है किसी बिंदु पर दोनों ही हो और नहीं भी हो सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल विलोम के लिए अपन यहाँ पर मॉड z स्क्वायर एग्जाम्पल लेते हैं। z डज नॉट इक्वल टू 0, z डज नॉट इक्वल टू 0, 0 पे 0 है, तो मॉड z स्क्वायर का मतलब है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बहुपद फलन है। प्रत्येक बहुपद सतत होता है, तो ये सतत z इक्वल टू 0 पे 0 है और बाकी को अवकलनीय देखें। यहाँ पर अवकलनीय था कि जो अपन ने डेफिनेशन पढ़ी वो यहाँ पर अपन इसमें लिखा ही है। f लिमिट del z टेंड्स टू 0 f z प्लस del z माइनस f z। किसी भी वक्र के अनुदिश फलन शून्य के वक्र से f डैश z का मान समान आना चाहिए, एक ही आएगा तब तो फलन अवकलनीय है। अगर अलग अलग आते हैं तो फलन अवकलनीय नहीं है। तो यहाँ पर इसमें देखते हैं लिमिट del z टेंड्स टू 0 f z ये है, तो z प्लस del z क्या होगा? z जहाँ भी आ रहा है उसकी जगह क्या हो जाएगा? z प्लस del z प्लस del z का स्क्वायर माइनस f z। इसको कर दो लिमिट del z टेंड्स टू 0 z z बार z प्लस del z बार माइनस z बार del z। a प्लस b का होल बार a बार प्लस b बार लिमिट del z टेंड्स टू 0। ये क्या है? इसके बराबर f डैश z प्लस del z बार प्लस del z बार माइनस z बार अपॉन del z। लिमिट del z टेंड्स टू 0 मल्टीप्लाई किया z बार z इंटू del z इंटू z बार del z इंटू del z बार माइनस z बार अपॉन del z। इससे कैंसिल, सबको अलग अलग कर लो लिमिट को, चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं लिमिट del z टेंड्स टू 0 del z ये हो गया z प्लस z बार और प्लस यहाँ पर z इंटू z बार z ये del z बार, तो यहाँ पर ये हो गया z इंटू del
जेड बार अपॉन डेल जेड प्लस जेड बार प्लस डेल जेड। एक बार और चेक कर लेते हैं, जेड इंटू जेड बार, जेड इंटू डेल जेड बार, डेल जेड इंटू जेड बार, डेल जेड इंटू डेल जेड बार, यहाँ पर कैंसिल। इससे यहाँ पे डिवाइड किया अपन ने, जेड इंटू डेल जेड बार अपॉन डेल जेड प्लस ये डेल जेड से डेल जेड कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया, डेल जेड बार से डेल जेड बार कैंसिल हो गया यहाँ पर। अब लिमिट डेल जेड क्या है, डेल जेड का मतलब है डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई, डेल जेड बार का मतलब है डेल एक्स माइनस आइटा डेल वाई। डेल जेड टेंस टू जीरो, डेल जेड टेंस टू जीरो का मतलब होता है डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल वाई टेंस टू जीरो, तो डेल जेड टेंस टू जीरो। इसी तरह के डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल वाई टेंस टू जीरो, तो डेल जेड बार भी क्या है, जीरो है। तो डेल जेड टेंस टू जीरो का मतलब है डेल जेड बार, तो डेल जेड टेंस टू जीरो है तो डेल जेड बार, तो ये वाली टर्म तो हट जाएगी, जीरो जाएगी, ये टर्म जीरो जाएगी, इसको अपन हटा देंगे, अपन इसको भी लिख देंगे, इसको ये बराबर हो गया आपका लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, जेड डेल जेड बार अपॉन डेल जेड प्लस वो टर्म जीरो जाएगी, ये टर्म जीरो इससे। तो क्योंकि डेल जेड टेंस टू जीरो इनमें तो है नहीं, यहाँ इसको अपन ये भी लिख सकते हैं जेड बार प्लस जेड लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, डेल जेड बार अपॉन डेल माइनस बार। तो ये तो फिक्स है, ये अपन इसकी वैल्यू निकाल लें और यहाँ रख दें, फिर देखेंगे इसकी वैल्यू क्या है। तो पहले यहाँ पर देखें केस में डेल जेड एक्स अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर, डेल जेड के एक्स अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर, इसका मतलब y इक्वल टू जीरो, एक्स अक्ष पे y इक्वल टू जीरो। तो जो है डेल जेड जो क्या है डेल एक्स प्लस आएगा वाई जीरो मतलब डेल वाई जीरो, तो ये टर्म हट जाएगी, डेल जेड बराबर कितना हो जाएगा, डेल एक्स के बराबर हो जाएगा, और लिमिट और जो है डेल जेड टेंस टू जीरो, इसका मतलब क्या हो गया डेल एक्स टेंस टू जीरो। तो यहाँ पर आएंगे एक से लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, डेल जेड बार अपॉन डेल जेड, इसको कैसे लिख सकते हैं लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, डेल एक्स टेंस टू डेल जेड बार क्या हो गया डेल एक्स माइनस आगे डेल वाई डेल एक्स। एक्स अक्ष पर ये जीरो है, वाई जीरो, इसका मतलब हो गया डेल वाई, तो ये दोनों टर्म ये जीरो जाएंगे, क्या आ जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। तो जो एक पे अपनी यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ एक पे रखते हैं, एक पे अगर वन रखते हैं तो एफ डैश जेड किसके बराबर है जेड बार प्लस जेड, तो एक से क्या होगा एफ डैश जेड बराबर जेड बार प्लस जेड। कब है जब एक्स अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर हो रहा है डेल जेड, अपन ने ये लिया। अब सेकंड केस लेते हैं, केस सेकंड, जब डेल जेड वाई अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर
वाई एक्स का भी शून्य के बदल सकता है, तो एक्स बराबर जीरो, तो डेल एक्स बराबर जीरो, तो डेल जेड बराबर डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई, ये टर्म जीरो जाएगी, तो डेल जेड टेंस टू जीरो का मतलब है डेल वाई, और डेल जेड किसके बराबर हो गया, आइटा डेल वाई के बराबर, तो डेल जेड बार किसके बराबर हो जाएगा, माइनस आइटा डेल वाई। तो यहाँ पर आए वापस एक से, एफ डेल जेड बराबर लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, यहाँ डेल जेड बार मतलब डेल एक्स माइनस और इसको कर दो डेल, इससे पहले किया वैसे डेल एक्स किसके बराबर है, ये वाली टर्म क्या है जीरो, डेल एक्स जीरो, तो डेल वाई टेंस टू जीरो, तो ये कितना आ गया डेल वाई टेंस टू जीरो माइनस आएगा डेल वाई अपॉन आएगा माइनस, तो यहां पर अपन रखें इसकी वैल्यू -1, तो एक से वापस एक से एफ जेड किसके बराबर हो गया, एफ जेड बराबर हो गया जेड बार माइनस जेड, तो पहले तो क्या था जेड बार प्लस जेड, फिर क्या आ गया जेड बार माइनस, मतलब अद्वितीय रूप से विद्यमान नहीं है, अलग अलग अपन ने बताया था अगर डेल जेड किसी भी वक्र के अंदर शून्य के अग्रसर होगा, फलन का मान समान आना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, तब तो कर लिए, नहीं तो नहीं। यहाँ पर एक बार तो जेड बार प्लस जेड आ रहा है, एक बार जेड बार माइनस जेड आ रहा है, इसका मतलब फलन क्या है अवकलनीय नहीं, तो हमने देखा फलन सतत तो था परंतु अवकलनीय नहीं है, तो हम कह सकते हैं फलन अगर अवकलनीय है तो सतत तो हो गई होगा, परंतु अगर सतत है तो जरूर नहीं कि वो अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, नेसेसरी कंडीशन ये। तो इसी का एक असाइनमेंट क्वेश्चन आपके लिए स्टूडेंट्स खुद अपने यहाँ पे कर सकते हैं, बिल्कुल ये फॉलो कर लें, ये देख लें इसमें असाइनमेंट क्वेश्चन। एफ जेड बार जेड इज नॉट जीरो अवकलनीय, ये अवकलनीय नहीं। लिमिट z टेंड्स टू जीरो जेड बार अपॉन जेड सतत नहीं, तो ये आपके पास ये असाइनमेंट क्वेश्चन है, इनको अपने ग्रुप में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये अपन ने लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट चैप्टर में हम इसी को आगे पढ़ाते हुए डिफरेंशिएबिलिटी जो अवकलनीय है यही आगे मेन यूज होगा, एनालिटिक फंक्शन विश्लेषिक फलन में अवकलनीयता का यूज होगा, तो वो आगे हम करेंगे। थैंक यू।